आज काइनेमेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग एवरेज वेलोसिटी पर थोड़ा ढंग से बात करने वाले हैं और इसके लिए जरूरी होगा कि हम एवरेज वेलोसिटी पर तो फोकस करेंगे ही करेंगे। उससे पहले वेलोसिटी को समझते हैं कि वेलोसिटी क्या है, और जब एवरेज वेलोसिटी समझ में आ जाएगा तो हर चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे हमने आपको एफ स्पीड पर बताया था कि स्पीड क्या होता है, उसका वैरायटी क्या है एवरेज स्पीड, क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड, सब कुछ। तो हम लोग वेलोसिटी लेकर के चलते हैं काइनेमेटिक्स के इस लेक्चर में, जिसको हम लोग वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं या मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, जिस पर फोकस अभी मुख्य रूप से हमारा है मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन पर। इसके इस लेक्चर में हम लोग आज मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन इसकी बात करने वाले हैं। सबसे जो मेन डिस्कशन है आज के इस लेक्चर का वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगर बेसिकली हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे तो वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम होता है। एक सिंपल सा डेफिनेशन है, वो है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, यही कहलाता है आपका पर यूनिट टाइम, ये वेलोसिटी कहलाता है। अगर मैथमेटिकली देखना चाहेंगे तो इसको कैसे देखें हम लोग, वेलोसिटी इक्वल टू लिखेंगे सीधा हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो जाता है आपका वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इसके बाद थोड़ी और जानकारी वेलोसिटी के विषय में अगर हम लोग लेना चाहें तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड में हमने आपको क्या बताया था कि स्पीड स्केलर होता है, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड है, प्रॉपर कोई डायरेक्शन सर्टेन नहीं है, यूनिक डायरेक्शन नहीं उसके पास है, इसीलिए वो स्केलर होता था। लेकिन वेलोसिटी के पास एक जो है सो मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी प्रॉपर होता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दो चीजें हैं, एक है इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा है इसका डायरेक्शन। तो ये बात तो बेसिकली जो समझनी है वो हम लोगों ने समझ ली है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के विषय में बहुत पहले से हम आपको समझाते आ रहे हैं कि जिस डायरेक्शन को हमारा वेक्टर क्वांटिटी फॉलो करता है वो बिल्कुल स्पेशल है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन और उसके कॉम्बिनेशंस को ही हम लोग ट्रू डायरेक्शन मानते हैं और वही वेक्टर फॉलो भी करता है। वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो आपको जो स्पीड का हुआ करता था मीटर पर सेकेंड, वही आप यहां पर भी देखेंगे। पर ये तो हो गई बच्चे वाली बात की वेलोसिटी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से देखते हैं। पर जो आज का टाइम है हमारा, जिस फेज को अभी हम लोग जी रहे हैं, उसमें वेलोसिटी को थोड़ा और स्टैंडर्ड तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं। सपोज कीजिए कि हमने एक ग्राफ लिया, एक को टाइम एक्सिस लिया और दूसरे को हमने पोजीशन एक्सिस कहा। और कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें, मान लेते हैं कुछ टाइम t1 है, t2 है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कुछ भी कह सकते हैं। 1 सेकेंड लें, 2 सेकेंड लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें। मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, हो सकता है कि दूसरे सेकेंड पर आपका पार्टिकल ये यहाँ है, हो सकता है कि दूसरे सेकंड पर आपका पार्टिकल कुछ यहाँ आ जाए, हो सकता है तीसरे सेकंड पर आपका पार्टिकल कुछ यहाँ आ जाए, हो सकता है चौथे सेकंड पर पार्टिकल कुछ यहाँ आ जाए। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ होगा पोजीशन वर्सेस टाइम का। और अगर इसको देखें तो 2 पर मान लेते हैं कि यहाँ पर मुझे 4 मिला, हो सकता है यहाँ पर कुछ मिल जाए, कुछ हमको ये 5 ही मिले, या हो सकता है यहाँ पर 5.5 ही मिले, कुछ भी मिले वो मैटर नहीं करता है। पर लेकिन एक जो सबसे अहम चीज है वो ये कि हर टाइम के साथ पार्टिकल पोजीशन चेंज कर रहा है। तो पार्टिकल जब पोजीशन चेंज कर रहा है तो अगर मुझे कोई ये पूछता है कि 0 से लेकर के 1 सेकेंड के बीच में हमारे पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जब कभी हम लोग एक सर्टेन टाइम इंटरवल पर वेलोसिटी की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं
जो मिजरेबल यानी काउंटेबल मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एवरेज वेलोसिटी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसको और डिटेल में और ढंग से मैं बताने वाला हूं, आप चिंता न करें। अभी आप पहले इस ग्राफ के बेसिक्स को समझें। ये जितने भी पोजीशंस देख रहे हैं हम लोग, वो पोजीशन इसके रिगार्डिंग आ रहा है, और वो टाइम के साथ साथ अलग अलग पॉइंट लोकेट किया जा रहा है, जहां ये बताता है कि 1 सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन वन, अगर इसको मैं मीटर में लूं तो कोई दिक्कत नहीं, और ये टाइम को सेकेंड में लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो 1 सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन 1 मीटर पर है, 2 सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन 4 मीटर पर है ना। यानी अगले 1 सेकेंड में पार्टिकल ने 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लिया। 2 से 3 सेकेंड के टाइम इंटरवल पर इसने 4 से 5 यानी 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लिया। तो अगर पोजीशन के चेंज की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट दिखता है, यानी इस एक्सिस पर जो ये चीजें हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट की भी हो रही है, और इस एक्सिस पर जो बातें हो रही है वो टाइम के ग्रोथ की हो रही है। तो इसके हिसाब से अगर मैं इस पोजीशन को रीड करूं और मैं ये जानना चाहूं कि 0 से लेकर के 1 सेकेंड के बीच में पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, जो एवरेज वेलोसिटी भी माना जाएगा, एवरेज डिस्प्लेसमेंट। तो यहां आपको ये जो लाइन देख रहे हैं ना हम लोग, ये लाइन हम लोग डिस्प्लेसमेंट का देख रहे हैं, और ये लाइन हम लोग टाइम का देख रहे हैं। तो अगर मुझे 0 से 1 सेकेंड के बीच का एवरेज माने वेलोसिटी पूछा जाएगा तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी अगर पूछा जाएगा तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, एवरेज डिस्प्लेसमेंट। एवरेज डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट है जो बिल्कुल जो है एक मेजरेबल काउंटेबल वैल्यू बताता है, टाइम टेकन। तो इसके हिसाब से 0 से 1 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो 1/1 यानी 1/1 मीटर पर सेकेंड की होगी। उसी प्रकार से हम अगर मुझे 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच देखना होगा तो आप ये देखें कि इस कंडीशन में आपका पहले से दूसरे सेकंड के बीच अगर देखना होगा तो आप ए और इस बी पॉइंट के बीच एवरेज वेलोसिटी देखना होगा तो क्या करेंगे, है ना, एवरेज वेलोसिटी। इस पर कंफ्यूजन में एकदम नहीं रहना है, ये नहीं देखना है कि ये मेरा ग्राफ है, यानी ये टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट है कि टाइम के साथ पार्टिकल ने, उस बॉडी ने किस तरह से अपना पोजीशन चेंज किया, और जब उस पोजीशन को जब मैं एक दूसरे के साथ मैच करवाता हूं तो उसका जो नेचर ऑफ मूवमेंट है वो ये ग्राफ बता रहा है। यानी ये पोजीशन टाइम के वेरिएशन का जो ज्योमेट्री है उसको बता रहा है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। ये हमें वेलोसिटी की वैल्यू नहीं बता रहा है, ये ओनली पोजीशन के बदलते हुए परिस्थितियों के स्वभाव को दिखा रहा है। और जब मुझे इससे वेलोसिटी निकालनी होगी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी किसी दो पॉइंट के बीच की, तो उस दोनों पॉइंट के बीच का हमें इसका चेंज इन पोजीशन देखना होगा, जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा, और फिर टाइम कितना खर्च हुआ वो लिखेंगे, और दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए होगी तो मैं कैसे लाऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब इस दोनों ही पॉइंट्स के बीच में हमें वेलोसिटी लानी होगी तो हम कैसे लाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए देखते हैं इसको। सपोज कीजिए इसको मैं इरेज करता हूं, आपने इसको देख लिया होगा। अब इसको एनालिसिस कीजिए, क्योंकि सबसे बेहतर होता है ग्राफ का और सिचुएशन को रीड करना, अध्ययन करना। अगर मैं ये कहता हूं कि एवरेज वेलोसिटी मैं बार बार कह रहा हूं कि ये काउंटेबल टाइम डिफरेंस है, उसके बीच का जो मामला है ये मैं बोल रहा हूं t=1 to 2 सेकेंड का। t=1 to 2 सेकेंड पर अगर देखना होगा तो देखिए t=1 सेकेंड पर 1 पर है और t=2 सेकेंड पर 4 पर है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन,
फाइनल माइनस इनिशियल, दैट विल गिव द डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन है ना, और फाइनल पोजीशन कहां पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। ये दोनों चीजें हमें एकदम बिल्कुल याद होनी चाहिए, बटा T2 माइनस T1। और फाइनल पोजीशन मेरा कितना है, 4 है। इनिशियल पोजीशन मेरा कितना है, 1 है। और टाइम 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, 2 माइनस 1 ये मीटर पर सेकेंड। सो 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 1, ये हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड से दूसरे सेकेंड के बीच जो हमारे पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी रहा, एवरेज वेलोसिटी रहा, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा हो सकता है। किसी हो सकता है कि 1 से 2 सेकेंड के बीच में 0.1 सेकेंड पर या 1.1 सेकेंड पर, 1.2 सेकेंड पर कुछ अलग अलग तरीके का हो, लेकिन ओवरऑल हम 1 और 2 सेकेंड पर जो पोजीशन उसने अचीव किया वो 4 और 1 है। इसीलिए उसके बीच का जो वो एक एवरेज वैल्यू वेलोसिटी का होगा वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से ही प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, यहां हो सकता है, इतना तो समझ में आ ही गया है। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है एवरेज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज टाइम इंटरवल। तो ओवरऑल क्या लिखेंगे, इसीलिए बताएंगे कि एवरेज वेलोसिटी को जो फॉर्मुलेट करेंगे ये इक्वल टू होगा एवरेज डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय एवरेज टाइम। ठीक है, ये एवरेज डिस्प्लेसमेंट एवरेज टाइम मिजरेबल होता है, ये हमेशा ध्यान देना है, इसको माप सकते हैं और औसत वैल्यू है ये। इतना तो समझ में आ गया। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ये भी समझ गए आप, इसको पक्का देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, इस पर नजरअंदाज इसको नहीं करना है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक सेकंड ज्योमेट्री की तरफ ले चलता हूं, जिस सेकंड ज्योमेट्री में और बेहतर तरीके से आप वेलोसिटी को समझ पाएंगे और वहीं से आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का दोनों का जो फॉर्मूलेशन है वो मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, सॉरी पोजीशन टाइम का ग्राफ है, टाइम सपोज कीजिए सेकेंड में है और यहां पर पोजीशन सपोज कीजिए मीटर में है, एकदम आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और मैंने आपको बेहतर समझने के लिए इस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन कर दिया। पहला वाला ग्राफ थोड़ा कर्व था, इस ग्राफ को हमने स्ट्रेट लाइन कर दिया। ये क्यों किया आपको थोड़ी देर में पता पड़ जाएगा। ये है आपके पोजीशन और टाइम के वेरिएशन की ज्योमेट्री। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि किसी टाइम t1 पर आपके पार्टिकल का पोजीशन r1 है एंड किसी टाइम t2 पर आपके पार्टिकल का पोजीशन r2 है। हम आपको जो कहना चाहते हैं, अभी अभी आपने इससे पहले ग्राफ में देखा था कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन जब घटाते हैं तो ये जो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, जिसको आप डेल्टा r वेक्टर भी कह सकते हैं, या आप चाहें तो वेक्टर का साइन नहीं भी दें तो काम चलेगा, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि वेलोसिटी ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है, तो देने में भी चलिए कोई हर्ज नहीं है, ये हमको पता भी है। तो चलिए खूब क्लियर रहना है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन आना नहीं चाहिए। और यहां से जो टाइम इंटरवल है ये t2 माइनस t1 है, इसको हम चाहें तो डेल्टा t कह सकते हैं। इसी डेल्टा आर वैल्यू को फिजिक्स की भाषा में मैथमेटिकली ऑपरेशन करने के बाद इसको एवरेज डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, और इसको कहा जाता है एवरेज टाइम। सो अगर ध्यान से देखा जाए, इसीलिए इससे जो मिलेगा वो तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, इसीलिए भी एवरेज वेक्टर इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर बटा डेल्टा टी। अब मैं आपको, अभी तक तो हमने अपने फिजिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोला इसको,
ये बराबर है एवरेज डिस्प्लेसमेंट बटा एवरेज टाइम। ठीक है, देखिए वेलोसिटी ऐसे कहने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको कुछ ऐसा सिखाएं जो पहले से अगर कुछ कुछ कंफ्यूजन है तो वो पूरी तरह से दूर हो जाए। अब मैं आपको लेकर चलता हूं, थोड़ी देर के लिए आप रहने दीजिए कि हमने यहां एवरेज डिस्प्लेसमेंट एवरेज टाइम देखा और हमने एवरेज वेलोसिटी डिफाइन किया। अब मैं इंडिपेंडेंट रूप से इस ग्राफ के स्लोप के विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे पास पोजीशन टाइम का ये ग्राफ है and just we want to find out the slope of this graph. Then what will be the value of slope? Let us take an supposition, take a supposition. मान लो कि ये थीटा बना रहा है एक्स के साथ, यानी टाइम एक्सिस के साथ, तो ये भी थीटा होगा। अब मेरे पास जो ये एबीसी ट्रायंगल बना, इस एबीसी ट्रायंगल में मैं अगर स्लोप देखना चाहूं इन ट्रायंगल एबीसी, मुझे अभी कुछ पता नहीं कि मैं वेलोसिटी डिफाइन करने जा रहा हूं, मैं जानता हूं मुझे इस ग्राफ का स्लोप चाहिए होगा। मैं यहां पर इसीलिए कैलकुलेट कर रहा हूं कि यहां की वैल्यू मुझे पता है और वही जो वैल्यू यहां होगा वही एंगल यहां भी होगा, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ये भी पता है कि ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका भी बेनिफिट हमें एक अलग तरीके से लेना है। इन ट्रायंगल एबीसी बताइए टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो टेन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी बीसी बटा एसी। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि स्लोप का जो वैल्यू होगा वो होगा बीसी बटा एसी। और गौर से अगर देखा जाए, तो स्लोप का मान जिस बीसी बटे एसी की बात हम कर रहे थे, हालांकि यहीं पर इसको बढ़ा दी ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, बीसी बटा एसी। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो बीसी है वो क्या है, R2 माइनस R1 यानी डेल्टा आर है, यानी एवरेज डिस्प्लेसमेंट है। वाह, ये क्या है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट है। और अगर एसी की बात करें तो ये एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम है, यानी ये डेल्टा आर वेक्टर बटा क्या है, डेल्टा टी है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि स्लोप का मान तो यहां आपने डेल्टा आर बाय डेल्टा टी लाया, यानी ये क्या बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है कि नहीं बता रहा? आप अगर गौर से देखिए तो सेम चीज है कि नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है। हम क्या कहते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है। कहते हैं thus we say that the slope of इसको और आप कर सकते हैं छोटा, आपको बता था कि मैंने इसको छोटा करना तो थीटा वही रहेगा, कह सकते हैं। और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ऐसे लिखिए, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा आर वेक्टर बटे डेल्टा टी इक्वल टू डी आर वेक्टर बाय डी टी। यही कहलाता है भी इंस्टेंटेनियस, है ना। इसका मतलब ये हो गया, इसीलिए जब एवरेज का पता पड़ गया तो भी इंस्टेंटेनियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी आर वेक्टर बटा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बटा इंस्टेंटेनियस टाइम। ये हो जाता, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। तो कहेंगे क्या, रिजल्ट क्या हो गया, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। बहुत ही खूबसूरत। अब एक बार जब ये बात समझ में आ गई कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है, जब ये बात हम अच्छे से समझ चुके हैं तो आपको जरा सा भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो चीजें हम लोग समझेंगे
इस स्लोप के वेरिएशन पर कैसा होगा वेलोसिटी का नेचर, अब वो देखने वाले हैं। पहली दफा तो आप ये देख लें कि जब हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो कहीं से भी अगर आप थीटा मेजरमेंट करोगे, कहीं से भी आप थीटा मेजरमेंट करोगे तो ये बदलने वाला नहीं है, यानी स्लोप को कांस्टेंट रहना है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो जाहिर सी बात है कि उसका जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, और जब स्लोप उसका कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होना ही होना है। आप इसके आधार पर देख लीजिए, मैं कुछ आपको दो तीन जो इसके नेचर हैं ग्राफ के वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, आइए देखते हैं। तो इसको आपने नोटिस कर लेना है, और जब इसको आप नोटिस कर लेते हैं तो आप अगली जो कड़ी है, अगला जो लिंक है इसका, वो यहां से देख करके पूरा समझ में आएगा। इसीलिए अभी भी जो मैथमेटिकल टूल पर नहीं ध्यान दिए हैं, स्लोप वगैरह की ज्योमेट्री मैंने खूब पढ़ाया हुआ है ढंग से, वहां आप जाकर के 2-3 वीडियो पीछे जाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप्स का एक अलग वीडियो बना हुआ है समझाने का, वहां से देखेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्रेट लाइन ही हमारा ग्राफ है, ये टाइम एक्सिस है और ये पोजीशन एक्सिस है, बस आपको समझने भर की देरी है। मान लेते हैं कि ये ग्राफ ऐसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन है नो डाउट, लेकिन थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है। इसका मतलब क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू 0 आएगा, यानी स्लोप का मान 0 आएगा, और इसका मतलब वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, 0 आएगा, यानी ये पार्टिकल के रेस्ट को बताता है। देख लीजिए ना, जिस पोजीशन पर पार्टिकल है टाइम लगातार बढ़ रहा है, 1 2 3 समथिंग पर पार्टिकल का पोजीशन जो भी रहा था, S0 पर है या X0 पर है, Y0 पर है, जहां है वहीं है, तो ये क्या होगा, रेस्ट को बताएगा, V इक्वल टू 0, यानी रेस्ट को। समझने में तकलीफ नहीं हो, आप यहां से देख सकते हो। अगर यहाँ टाइम एक्सिस है, यहाँ पोजीशन एक्सिस है, कोई कुछ कह देगा तो हम लोग मान लेंगे उसको, वो कहेगा कि ऐसा होगा। बताइए तो कभी ऐसा हुआ है कि पार्टिकल का टाइम जो है वो स्टॉप कर जाए और पार्टिकल लगातार पोजीशन चेंज करता रहे? ये देखिए, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आ रहा है, तो क्या होगा, 10 90 डिग्री इक्वल टू इंफिनिटी, स्लोप इनफाइनाइट, वेलोसिटी अनडिफाइंड, इम्पॉसिबल। नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल केस है। ऐसे बहुत सारे इम्पॉसिबल केस आने वाले हैं आगे, तो इस सब चीज पर ध्यान देना है। लेकिन अगर मान लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ सपोज कीजिए ऐसा रहा है ना, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा रहा तो थीटा तो यहां बनाएंगे आप, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो स्लोप नेगेटिव होगा बट कांस्टेंट होगा, जो वेलोसिटी के नेगेटिव होने का चांस बता रहा। और हमको लोग तो जानते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव होता है, पर ये तीनों ग्राफ में हम लोगों ने, और एक ग्राफ तो पहले आपको बताए ही है, यहाँ पर इस तरह का हो तो थीटा यहाँ लेस देन 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि ये ग्राफ शो कर रहा है ना। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है कि पार्टिकल का स्लोप आपका यानी टेन थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, एंगल बदलने वाला नहीं है, तो वेलोसिटी आपको पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है। अब आप ये समझते हैं कि वेलोसिटी अगर कोई कांस्टेंट बताता है तो उसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, पूरा जो है सो जड़ से चीजों को निकालिए। तो देखिए वेलोसिटी के कांस्टेंट होने का क्या मतलब होता है, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा इसको भी ढंग से देख लेंगे और कांस्टेंट वेलोसिटी को समझते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से हमें क्या सीखने का मौका मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको भी समझते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी को तो हमने वेक्टर क्वांटिटी बताया है, कांस्टेंट वेलोसिटी पढ़ तो लिया हम लोगों ने, पर महसूस तो किया नहीं। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है, सीधी सी बात है
कि वेलोसिटी किसी पार्टिकल का एक ही डायरेक्शन में एंड सेम मैग्नीट्यूड के साथ हो, जैसे 15 किलोमीटर पर आवर है ना, और ये अगर ईस्ट का डायरेक्शन है तो ये ईस्ट में लगातार जा रहा है, तो इसका मतलब भी आपका कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड समझना है और साथ में डायरेक्शन, ये दोनों ही इसके पास है ना, डायरेक्शन, ये दोनों ही इसके कांस्टेंट हैं, बदल नहीं रहे। ये मैग्नीट्यूड के मामले में भी फिक्स है और डायरेक्शन के मामले में भी फिक्स है। तो अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के मामले में कांस्टेंट हो तो ही उसे कांस्टेंट वेलोसिटी माना जाएगा। लेकिन अब अगर स्पीड से इसका कंपैरिजन हम करें तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक रोड ऐसे आया, ऐसे चला गया, एक रोड ऐसे आया, वही रोड अभी वो रोड बना रहे, ऐसे गया, और अभी भी एक कार जो है इस रोड में इसी हिसाब से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। मैं जहां भी नापता हूं इसका स्पीड 15 किलोमीटर पर सेकेंड ही पर आवर ही रह रहा है। ठीक है, मैं जहां भी नापता हूं इसका स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर ही रह रहा है। 15 किलोमीटर पर आवर है, 15 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको यह बताना है कि ये इधर से चला, इधर से चला, अब इधर चला, इधर चला, तो आप देखें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यस या नो? एकदम यस। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं है कांस्टेंट, पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। हां, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। आप यहां पर भी कह दीजिए, यहां पर भी इसका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड को कोई तकलीफ नहीं है। स्पीड को क्या मतलब है डायरेक्शन से बच्चा? स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, पर यहां पर स्पीड तो कांस्टेंट है पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इसलिए याद रखेंगे, यहां पर एक लाइन में बोल रहा हूं कि किसी पार्टिकल का अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकता है और कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट होगा ही होगा। आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के टाइम में देखा था, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस या तो जीरो होता है या पॉजिटिव से लेकर के फाइनाइट वैल्यू कुछ भी उसका हो सकता है, जबकि आपने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसी तरह से वेलोसिटी कभी भी आपको स्पीड, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है टाइम के साथ तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो जीरो हो सकता है। अगर नहीं चला, रेस्ट में है, वो पॉजिटिव होगा पर वो नेगेटिव कभी नहीं होगा। जबकि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के जीरो होने पर। पार्टिकल एक तो आपने स्लोप से देखा था, पर दूसरी ज्योमेट्री ये भी कहती है कि सपोज कीजिए कि ए से बी पर कोई बंदा गया, ए से बी पर कोई बंदा गया एंड वापस वो आकर के ए पर ही आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड ऐसा अगर हुआ है ए से बी पर वापस बी से ए पर, देन ये बहुत बढ़िया सिचुएशन है आपको समझने के लिए। देन क्या होगा? एवरेज स्पीड, अभी मैं स्पीड वेलोसिटी का कंपैरिजन कर रहा हूं, एवरेज स्पीड नेवर इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर ये एक्स है, ये भी एक्स है, हो सकता है इसमें t1 टाइम लगे, हो सकता है इसमें t2 टाइम लगे,
तो भी एवरेज जो होगा यानी स्पीड के मामले में, या ऐसे कहें कि एवरेज स्पीड का जो वैल्यू होगा वो 2x बटा क्या होगा, 2x बटा t1 प्लस t2 होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जबकि एवरेज जो वेलोसिटी होगा, बट जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो बराबर 0 हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों होगा, क्योंकि एवरेज डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हुआ है, जिस पॉइंट से चला था वापस उसी पॉइंट पर चला गया, तो एवरेज वेलोसिटी उसका 0 इसीलिए हो रहा है। तो एक तो स्लोप के 0 होने पर, और ये दूसरा कंडीशन है जब पार्टिकल चलता भी है बट नेट डिस्प्लेसमेंट अगर वो 0 कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जब वो सर्कुलेट कर जाए, क्लोज्ड लूप बना ले, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट तो 0 होना ही होना है। तो जब कभी भी किसी पार्टिकल का मूवमेंट ऐसा हो कि वो क्लोज लूप फॉर्मेशन करता हो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसका 0 होना है, और ऐसे में एवरेज वेलोसिटी का मान क्या होगा, 0 आएगा। ये भी बात समझ में आ गई। अब एक चीज आपको, जो प्रॉब्लम पर हम लोग काम करेंगे उसके लिए क्या तैयारी है हमारी, आप इसको अगर नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब आइए, कब होता है स्पीड वेलोसिटी के प्रॉब्लम में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती है, तो जब कभी भी हम लोग वन डायमेंशनल मोशन का अध्ययन करते हैं, यानी मोशन और स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, जब तक पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज नहीं करे मोशन का, तब तक स्पीड वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सबके वैल्यू सेम रहने वाले हैं। तो कहते हैं कि व्हेन पार्टिकल मूव्स ऑन a straight line in सिंगल डायरेक्शन, है ना, इन सिंगल डायरेक्शन, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। इस पर बहुत से सवाल करेंगे हम लोग। देन स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट में कहीं फॉल्ट नहीं होना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम, यानी सीधा मतलब है स्पीड बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। हमने मॉडुलस ले लिया इसका। ये तब संभव होगा जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करे और डायरेक्शन सेम रहे, उसका डायरेक्शन चेंज ना करे। ऐसे कंडीशन में इफ v इक्वल टू वेलोसिटी एंड t इज द टाइम ऑफ मोशन, तो आप जो लिख दीजिए, डिस्टेंस लिखिए, डिस्प्लेसमेंट लिखिए, दोनों चूंकि सेम होने वाला है, इसीलिए s इक्वल टू v इंटू टी याद रखना है। ये फॉर्मूला बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। इस कंडीशन के आधार पर, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सच टाइप ऑफ फार्मूला, है ना। ये फार्मूला तभी इस्तेमाल होगा जब ये कंडीशन। दूसरी बात, जब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो अभी तो एक्सीलरेशन नहीं पढ़े हैं, एक्सीलरेशन इक्वल टू 0, सो वी कैन से दैट फॉर नॉन एक्सीलरेटेड motion of the particle, this formula is best for calculating the distance traveled or displacement covered by the particle. और अगर displacement दिया हुआ, then we can say that we easily find out the velocity as well as we easily find out the time of journey। तो ये इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और इसीलिए आज का ये लेक्चर एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड रिलेशन, वन डायमेंशनल मोशन में किस तरह से s इक्वल टू vt का इस्तेमाल करते हैं, एंड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेशन के कितने सवाल अभी हम लोग करने वाले हैं, इसका आपको अभी पता नहीं है। इवन एरोडोप तक जाएंगे, उसके ऊपर भी जाएंगे, उसके अगल बगल के सवाल सब देखेंगे, और तब कहीं जा करके हमें संतुष्टि मिलेगी। तो मेरा मानना है कि अगर ये लेक्चर आपने सही तरीके से सीख लिया, समझ लिया,
तो एक लेक्चर हम लोग अब प्रॉब्लम के लिए यूज करेंगे, और जब प्रॉब्लम के लिए यूज करेंगे एक कर ही लेते हैं, क्या एक प्रॉब्लम इसके साथ हो जाना चाहिए, तो फिर मजा आएगा, तब अगला सवाल हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। आप इसको जल्दी से पॉज करके नोट करें, और नोट करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से एक छोटा सा सवाल लेते हैं और देखते हैं कि उसको बनाने पर कितना मजा आता है हम लोगों को। मैं बोल रहा हूं क्या पार्टिकल या और बॉडी मूव्स, क्वेश्चन है अ बॉडी मूव्स विथ velocity v1 for half the distance and with velocity v2 for next half the distance, then find its एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए इसमें डिस्टेंस लिखा है और इन इट्स स्ट्रेट लाइन मोशन। अब ये और क्लियर हम कर देते हैं आपको इसके स्ट्रेट लाइन मोशन में। देखिए किस तरह से, याद रखिएगा प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट से बनता है, परिस्थितियां बहुत सी आती हैं पर कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होना चाहिए। आपको कहा गया है कि आपका पार्टिकल किसी स्टेशन ए से चला और किसी स्टेशन बी पर गया है, मोशन इसका स्ट्रेट लाइन है, और ये आधा डिस्टेंस जो है चलता है v1 से और आधा डिस्टेंस चलता है v2 से। आप चाहे तो 2x मान लें पर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें v1 चला है और इसमें इसका वेलोसिटी v2 रहा है। तो आपको कहा था कि एवरेज वेलोसिटी निकालिए, तो आपको पता है ना कि एवरेज वेलोसिटी का सिंगल फार्मूला होता है। क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट और बटा टोटल टाइम। यही तो फार्मूला है इसका। टोटल डिस्प्लेसमेंट x/2 प्लस x/2 x हो गया, और टाइम आपको यहाँ t1 चाहिए, यहाँ टाइम आपको t2 चाहिए। कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है s इक्वल टू vt से t इक्वल टू क्या होगा? s/v होगा। तो यहां से देखिए यहां पर x/2 v1 और प्लस x/2 v2, बस हो गया। इसीलिए v एवरेज बराबर x/2 कॉमन ले लीजिए, 1/v1 प्लस 1/v2 हो गया। x से x मरेगा, 2 ऊपर जाएगा, v1 v2 हो जाएगा ऊपर में एलसीएम के बाद, नीचे v1 प्लस v2 हो गया v एवरेज। ये सेम सवाल मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग परिस्थितियों के साथ। आप आज के वीडियो का एंजॉय कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आज समझने के लिए ये लेक्चर आपका। जितना बेहतर आप इसको देखेंगे उतना बेहतर आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा, बेस अच्छा बनेगा। थैंक यू सो मच।